प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में अगला अध्याय मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया और इनके कौन कौन से शासक थे जो साम्राज्य विस्तार में अपनी भूमिका निभाए, और सभी राजवंशों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उनके शासक जो कि साम्राज्य के विस्तार में और अपनी जो भूमिका योगदान दिए हैं इस साम्राज्य के लिए, उनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि के बारे में भी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के बारे में चलिए स्टार्ट। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था और इसमें पहला शासक जो था हर्यक वंश था। तो मगध साम्राज्य में पूछा जाए कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो कुल 7 राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। इनका क्रम क्या है? तो हसीन मसूद शाह। क्या है इसका क्रम? हसीन मसूद शाह है। और इसका याद करने का, हा मतलब हर्यक वंश, स मतलब शिशुनाग वंश, न अर्थात नंद वंश, म मतलब मौर्य वंश, सु मतलब शुंग वंश, क मतलब कौरव वंश और सा सतवाहन वंश। ये 7 जो वंश है, ये वंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। इनका क्रम भी इसी तरह से है। पहले हर्यक वंश, इसके बाद अगला वंश है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शिशुनाग वंश, शुंग वंश, शिशुनाग के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कौरव वंश, कौरव वंश के बाद सतवाहन वंश। तो पहले हम आज पढ़ेंगे हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे। ऐसे करके सभी 7 राजवंश जो मगध साम्राज्य पर शासन किए थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक चला था। 544 से लेकर 412 ईस्वी तक चला था। इसमें 3 प्रमुख शासक हुए थे जिन्होंने साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और साम्राज्य के बारे में अधिक विचार सोचना स्टार्ट कर दिए थे और प्रशासनिक कार्यों में भी ध्यान दिए थे। स्टार्ट करते हैं हम। तो हर्यक वंश का अगर संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसने 544 से लेकर 492 ईस्वी तक शासन किया था। अब बिंबिसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का समकालीन था, यानी कि जब बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था उसी समय जैन धर्म का उदय हुआ था और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि बिंबिसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन था, दोनों के टाइम पे ये जिंदा थे। यानी उस समय शासन मगध पे कौन कर रहे थे? बिंबिसार कर रहे थे। हर्यक वंश के संस्थापक बताइए दिए थे कौन थे? बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश है, यानी कि अगर हम इतिहास में पढ़ेंगे तो पहला राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। और बिंबिसार ने टोटल 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितने वर्ष? 52 वर्षों तक शासन किया था। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था, यानी कि यह अपने प्रशासनिक क्षेत्र को सुधार करना चाहता था। यानी सबसे ज्यादा योगदान किसी ने प्रशासनिक चीज पर ध्यान दिया था तो वो था बिंबिसार। यह अस्थायी सेना रखना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उस समय भंडार में आर्थिक जो पैसे थे या धन दौलत थे आवश्यकता से अधिक थे, इसलिए अस्थायी सेना रखना स्टार्ट कर दिया था बिंबिसार ने। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कौन धर्म को अपना रखा था? बौद्ध धर्म को अपना रखा था। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। यानी इसको अगर ध्यान से समझना है तो ये समझो कि ये था मगध। मान चलो कि है हमारा मगध, और मगध के इसके दाहिने तरफ है अंग, इसके ऊपर है वजीर, और इसकी इस साइड में है काशी बाएं तरफ, और काशी के जस्ट ऊपर है मल, और मल के जस्ट बगल में यहाँ पे कौशल, और यहाँ पे अवंती। ये कम से कम इतना तो याद होना चाहिए 16 महाजनपद में से। तो ये जो मगध का शासक था बिंबिसार, कौन था? बिंबिसार। इस बिंबिसार ने क्या किया था कि अंक जो ये राजा था कौन था? ब्रह्मदत्त। इसका राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। इसको किसने पराजित किया था? तो बिंबिसार ने पराजित किया था, जो मगध का शासक था। मगध का शासक बिंबिसार ने अंक के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके ये अपना पुत्र बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में क्या किया कि वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य में मिलाना स्टार्ट कर दिया। तो बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में बहुत सारे क्षेत्र लिया और उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में क्या किया? जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कि कौशल के राजपुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। यानी प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी जिसकी शादी बिंबिसार से हुई, और इससे उपज में कौशल के नरेश ने काशी नामक क्षेत्र को क्या कर दिया था? मगध साम्राज्य को दे दिया था। यानी कि अब मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आ गया? काशी क्षेत्र आ गया। यानी इसके जो बाएं तरफ का क्षेत्र है काशी, वो मगध साम्राज्य में आ गया। वहीं दाहिने तरफ का जो क्षेत्र था अंग, ये भी मगध साम्राज्य में दाहिने वाले क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में लाया। वहीं दहेज के रूप में बाएं तरफ का क्षेत्र काशी को अपने क्षेत्र में मिला लिया। और उसी तरह जो
कौशल का राजा था, कौशल के राजा से भी इसका वैवाहिक संबंध होने के कारण यहाँ से भी अच्छा संबंध हो गया, यानी कि अब कौशल का राजा भी मगध पर हमला नहीं करेगा और अंक तो पहले से मगध में विलीन है। अब इसके बाद इसने दहेज के साथ में काशी प्रांत मिला था और 1 लाख का वार्षिक आय भी मिला था कि आपको 1 लाख का वार्षिक आय दिया जाता है। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, यानी जो वजी समूह है, वजी में टोटल 8 क्या थे, गणराज्य थे, टोटल 8 गणराज्य थे। ओ यार इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो टोटल कितने गणराज्य थे, 8 गणराज्य थे। उस 8 गणराज्य में से एक गणराज्य लिच्छवी था, एक हो गया वैशाली, ऐसे ही होता है मैथिली, वैसे ही होता है विदर्भ, तो ऐसे करके क्या था, विदर्भ है, विदा था, विदर्भ नहीं विदा। तो ऐसे करके टोटल 8 गणराज्य थे। उस 8 गणराज्य में से एक गणराज्य लिच्छवी था। लिच्छवी की राजकुमारी थी कौन सी, तो राजकुमारी थी दूसरी पत्नी क्या बोलते हैं, चेलना। कौन थी, चेलना, वही चेलना। ये जो चेलना थी इनका विवाह किससे हो गया था, मगध के सम्राट बिंबिसार से, जिस कारण से वैशाली से भी इनका संबंध कैसा हो गया, एक ससुराल का टाइप हो गया, यानी कि यहाँ भी इनका वैवाहिक संबंध होने के कारण यह भी क्षेत्र वैवाहिक संबंध होने के कारण क्या हुआ था, इनके अधीन हो गए थे। यानी लगभग कौन से क्षेत्र, कौशल भी इनका अधीन हो गया, काशी भी हो गया, यहाँ से अंक को तो जीत लिए थे और वजी हो गया, यानी इनके आसपास के सभी क्षेत्र क्या हो गए थे, मगध के अधीन हो गए थे। इसके बाद जो अगला था अवंती, जो नीचे अवंती था, मगध के जस्ट दक्षिण में अवंती स्थित था। इसके बारे में पढ़ते, इसको कैसे अपने अधीन किए थे, तो कितने विवाह कर लिए अभी तक, 2 विवाह कर लिए। एक विवाह कहाँ पर किए थे, कौशल के पुत्री की, कौन, प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, उससे शादी कर लिए थे। दूसरा उसने वजी के एक लिच्छवी गणराज था, उनकी एक पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी जिसका नाम चेलना था। चेलना से उन्होंने क्या किया था, वैवाहिक संबंध बना लिए थे, यानी कि ऊपर वाला क्षेत्र हो गया। अब क्या हुआ, बिंबिसार ने पंजाब क्षेत्र में जाकर मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी कर लिया। उन्होंने 3 शादी राजकुमारियों से की और एक चौथी शादी आम्रपाली से किए थे जो कि वैशाली की गणिका थी। यानी टोटल उन्होंने 4 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और फिर बिंबिसार ने अपनी पत्नी चेलना जो थी, चेलना कहाँ की थी, वजी की थी, कौन, लिच्छवी गणराज की। तो चेलना से ज़्यादा प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिए थे, यानी बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म को अपनाए थे, फिर इसके बाद कौन सा धर्म अपना लिए, जैन धर्म अपना लिया। बिंबिसार के पिता का नाम भातिया था, क्या नाम था, भातिया। पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, क्या कहा गया है, श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार के समय अवंती के राजा चंड प्रदोत ने एक असाध्य रोग से ग्रसित थे, यानी कि अवंती के राजा चंड प्रदोत एक असाध्य रोग जिसे पिलिया रोग कहते हैं उससे ग्रसित थे। अतः उन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जिसका नाम था जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंड प्रदोत क्या हो गए, स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद अवंती को मगध के अधीन कर दिए। कौन, चंड प्रदोत, कि आज से ये साम्राज्य अवंती साम्राज्य मगध के अधीन है और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिए थे। यानी कि लगभग आसपास के सभी क्षेत्रों को क्या किए थे, अपने साम्राज्य में मिला लिए, जिससे इनका क्षेत्र बहुत दूर तक फैल गया। इधर पूरब में कौशल से लेकर, पश्चिम में कौशल से लेकर पूर्व में अंग और ऊपर के वजी से लेकर नीचे अवंती तक का साम्राज्य किसके अंतर्गत आ गया, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, यानी बिंबिसार के अंतर्गत आ गया। बिंबिसार के छोटे राज्यों से युद्ध करके जीत लेते थे। वहीं इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हुए। यानी पहले वो क्या कहते हैं कि वैशाली को सोचे थे ना कि आक्रमण करके जीत लिया जाए, लेकिन वो असफल हुए, जिसके कारण से उन्होंने लास्ट में सोचा कि उन्हें यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करके इस साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। तो इसके बाद उन्होंने लिच्छवी नरेश कौन, चेटक की बहन चेलना से शादी करके वैशाली को अपने गणराज्य में शामिल कर लिया। इनकी हत्या इनके पुत्र ही 492 ईसा पूर्व में कर दिया था। इनके पुत्र कौन थे, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में अपने पुत्र की हत्या कर दी और इस वंश को आगे चलकर हम पिताहंता वंश कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया और अजातशत्रु के पुत्र उदय ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया, जिस कारण से हम हर एक वंश को एक पिताहंता वंश के रूप में भी जानते हैं। अगला स्लाइड, अजातशत्रु। किसके बारे में पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बारे में। इसका शासनकाल 492 से लेकर 460 बीसी तक था। तो इस अगर अजातशत्रु का अर्थ पूछा जाए क्या होता है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका बचपन का नाम कुणिक था, इसे अन्य नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से, कुणिक नाम से जानते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था, इसलिए इसे प्रेतहंता भी कहा जाता है। अशोक को, अशोक नहीं, अजातशत्रु का, अजातशत्रु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रेतहंता कहा जाता है। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था, जो कि कौशल के नरेश था। महाकौशला इनकी माँ थी, एक सौतेली माँ कहो या जौन सी माँ कहो या बड़ी अम्मा कहो, यानी कि इनकी एक माता थी महाकौशला, लेकिन इनकी ओरिजिनल माँ थी जो कि चेलना थी। तो इन्होंने क्या किया था कि वजीरा से प्रेम करते थे। वजीरा कौन थी, तब कौशल के नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी, इनसे ये प्रेम करते थे। और इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर के किला को बंदी करा दिया था, किलाबंदी कर दिया था। इन्होंने देखा कि मेरा आसपास के जितने भी साम्राज्य है, ये हो सकता है कि मेरे साम्राज्य पर हमला कर दे, तो क्यों ना अपनी राजधानी को किलाबंदी कर देते हैं। तो अजातशत्रु ने अपने जो राजधानी इनकी थी राजगीर, उसको किलाबंदी कर दी और राजगीर को 5 पहाड़ियों से घिरा था और एक प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से भी घिरा हुआ था।
इनके समय सबसे बड़ी घटना थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी 483 ईस्वी में। उस समय सम्राट का मगध का सम्राट कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगीर में स्थित है में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तब पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। और उस समय पुरोहित कौन था जो कि बौद्ध संगीति करा रहा था? तो महाकश्यप थे। इसमें अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण करने और उससे जीत लिया। इसी में क्या हुआ था कि आगे चलकर अजातशत्रु जो कि उनका पिता बिंबिसार चाहते थे कि मैं वैशाली को अपने अधीन कर लूँ, लेकिन इसमें सफल है। लेकिन इनका पुत्र कौन अजातशत्रु ने क्या किया था कि वैशाली पर आक्रमण करने के लिए अपने प्यारे मित्र या सहयोगी वर्षकार की सहायता से क्या किया था? वैशाली पर आक्रमण करके उससे जीत लिया था। इसे जीतने के लिए वो दो नए हथियारों का प्रयोग किए थे। वो कौन थे? एक रत्नमुसल, एक महाशिलाकंठक। ये दो नए हथियारों के कारण ही वैशाली को यह विजित कर पाए थे। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते में बारे में बताया, यानी कि जैन धर्म का जो उपांग 12 उपांग है उसमें भी महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। जैसे कि बिंबिसार ने शुरू में बौद्ध धर्म इसके बाद जैन धर्म अपनाए थे, तो अजातशत्रु पहले जैन धर्म इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ये 16 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। वो लगभग कितने वर्षों तक शासन किए थे? 64 वर्षों तक शासन किए थे। इसके दो पुत्र, एक उभयभद्र एक उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी, यानी अजातशत्रु पुण्य के नाम से था और फिर धंता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। नए हथियार कौन से थे? रथमुसल, महाशिलाकंठक। इसका प्रयोग कहाँ किया था? तो वैशाली को जीतने के लिए किया था। आप पढ़ेंगे उदयन के बारे में। उदयन 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। इसकी राजधानी कुसुमपुर थी, यानी पुरुषपुर को बनाया था। कुसुमपुर आगे चल के पाटलिपुत्र कहलाया था। ये जो कुसुमपुर है, ये जो पाटलिपुत्र है, इसको किसने एक शहर के रूप में बनाया था? तो अजातशत्रु ने। लेकिन राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। इनकी माता का नाम पद्मावती था। ये कौन? उदयन ने अपने पिता की भी ये हत्या किया था, यानी इसको भी धंता कहा जाता था। इसका अन्य नाम उदाई या उदयभद्र था। चंपा का उपराजा था कौन? उदयन। यानी जब अजातशत्रु शासन कर रहा था तब उस समय यह चंपा का उपराज था। पुराणों एवं जन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन के संगम के समीप एक शहर स्थापित किया था जिसे पाटलिपुत्र कहा गया था, और इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण कराया था। अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य में जैन चैत्य का निर्माण किसने करवाया था, तो वो था उदयन था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू पोत कर दी गई थी। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था जिसकी हत्या इसके सेनापति जिसका नाम था शिशुनाग, उसने क्या कर दिया था? शिशुनाग था जिसने इसकी हत्या कर दिया, और शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना किया था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ये था हर्यक वंश के बारे में। लेकिन ये कहा जाता है कि मगध साम्राज्य का पहले शासन करने वाला वंश कौन था? हर्यक वंश। लेकिन पुराणों में और अन्य ग्रंथों में, कुछ ग्रंथों में ये जानकारी मिलता है कि मगध साम्राज्य पर पहला राजवंश हर्यक वंश न होकर एक बृहदत्त वंश का स्थापना हुआ था। बृहद वंश का संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। और उस बृहदत्त वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो कौन था? तो वो जरासंध था, जो कि सबसे क्रूर और प्रतापी शासक था। इसकी हत्या भीम ने कृष्ण की सहायता से किया था। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो बृहदत्त वंश था, जिसका संस्थापक बृहदत्त था। लेकिन वही सामान्य तौर पर पूछा जाए, जो कि हमें ज़्यादातर पुरातात्विक स्रोतों से यही ज्ञात हुआ है कि मगध साम्राज्य का पहला शासक हर्यक वंश का माना जाता है, जिसका संस्थापक बिंबिसार था, जो कि 544 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं हम शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश, जिसका शासनकाल 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व, वो तो बता ही दिया जरासंध के बारे में। अब मगध का प्राचीन क्रम, कभी कभी बृहदवंश जो कि सबसे पुराना था बृहदवंश, इसका संस्थापक जरासंध, रिपुंजय, पुली और बुटिया जो कि समान था। बुटिया की लड़का हुआ था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का स्थापना किया था। खत्म हर्यक वंश का पहला ऐतिहासिक राजवंश। हर्यक वंश को ही माना जाता है पहला ऐतिहासिक वंश। लेकिन अगर परीक्षा में बृहदत्त वंश भी दिया है और हर्यक वंश, तो हमारे हर्यक वंश, अगर हर्यक वंश दिया है बृहदत्त वंश नहीं दिया, तब तो पहला शासक हो जाएगा कौन सा? हर्यक वंश। तो परीक्षा की दृष्टि यही पूछा है कि हर्यक वंश पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और इसके पूर्व की जानकारी पौराणिक स्रोतों से मिलाने की जितने भी पौराणिक स्रोत है उससे जानकारी मिलता है कि पहला मगध का राजवंश कौन सा है? तो हर्यक वंश ही है। बृहदत्त वंश महाभारत के कालीन माना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में शिशुनाग वंश। तो पहला शिशुनाग वंश में पहला शासक कौन था? शिशुनाग। यानी कि अर्थात ये भी हो सकता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाए? तो शिशुनाग को ही माना जाता है। तो मगध का अगला साम्राज्य कौन सा होगा? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शिशुनाग को ही माना जाता था। ये क्या किया था कि इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इन्होंने अवंती अवध राज्य पर अधिकार कर लिया था और मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कि जो बिंबिसार, यानी कहा जाए कि जो बिंबिसार था, तो बिंबिसार कौन कौन से थे? इधर का अंग, इधर का काशी, इधर का वजी
और इधर का कौशल और इधर का अवंती। ये अपने क्षेत्र में तो मिला रखा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दहेज के रूप में मिला था, ये भी दहेज के रूप में, और विजित क्षेत्र ये था, ये एक मित्र के सहयोगी राष्ट्र के रूप में ये इसमें शामिल हुआ था। लेकिन जब बिंबिसार आया था, बल्कि शिशुनाग आया था, तो शिशुनाग ने अवंती को जीत कर, यानी इसको हरा कर, अवंती के शासक को हरा कर अपने साम्राज्य में लाया था। उसी तरह जो वजी था, जो कि अजातशत्रु और बिंबिसार ने बहुत प्रयास किया था कि इसको मैं जीत लूं, लेकिन दोनों से नहीं जीत पाए थे। लेकिन वही शिशुनाग था जो कि वजी यानी वैशाली को भी अपने अधीन कर लिया था आगे चलकर। अब इतना हो गया। इसके शासनकाल के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था, यानी कि इधर बंगाल का क्षेत्र, ये हो गया मगध यानी बिहार का क्षेत्र, इधर हो गया पूरा ये मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला मालवा का क्षेत्र, यूपी का कुछ क्षेत्र नहीं था, यानी इसका साम्राज्य पूरा यूपी का आधा और बिहार का टोटल और बंगाल का टोटल मिलाकर इसका इतना क्षेत्र पड़ता था शिशुनाग के अंतर्गत। अब आ जाए शिशुनाग वंश का अगला शासक हुआ जो कि शिशुनाग का ही पुत्र था कालाशोक, जो कि 394 ईस्वी से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराणों एवं दिव्य बदानों में काकवड़ मिलता है, क्या मिलता है? काकवड़ मिलता है। इसने वैशाली का स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया, यानी कि जब शिशुनाग जब मगध पर शासन किया था तो उसने अपनी राजधानी कहाँ से? पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था। पाटलिपुत्र किसने लेकर आया था? उदय ने लेकर आया था। यानी उदय जब शासन कर रहा था किस पर? मगध साम्राज्य पर, तो उसने राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आया था। लेकिन वही शिशुनाग ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर आया। लेकिन इसका अगला पुत्र जो कालाशोक था, इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लेकर गया और वैशाली में द्वितीय बहुसंगति किया। तो इसी के समय द्वितीय बहुसंगति हुई थी। किसके समय में? कालाशोक के। पहला अजातशत्रु के समय में राजगीर में हुआ था, द्वितीय वैशाली में हुआ था। किसके समय में? कालाशोक के समय में। इस समय कौन था? सावक मीर था जो पुरोहित था, जिसकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? द्वितीय बहुसंगति हुई थी। तो यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? कालाशोक, यानी कालाशोक ही ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक था। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था और इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इस वंश का यानी कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? नंदीवर्धन की, जिसकी हत्या किसने किया था? महापद्म नंद ने कर दी थी और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना किया। अब आगे हम पढ़ेंगे नंद वंश। ये जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसने अगर पूछा जाए कि जितने भी पढ़े थे कौन कौन से? शिशुनाग वंश और हरेक वंश पढ़े थे, तो इन दोनों से सबसे शक्तिशाली अगर पूछा जाए कि कौन सा वंश था, तो नंद वंश था। लेकिन इससे अगला शक्तिशाली शासक होगा जो कि मौर्य वंश था, वो जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था मगध साम्राज्य का। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने कर दी और एक नए वंश का नंद वंश का स्थापना कर दिया। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व था। इसका प्रथम संस्थापक यानी कि नंद वंश का संस्थापक पूछा जाता कौन था? तो महापद्म नंद था। इसे उग्रसेन भी कहा जाता है। नंद वंश के शासक अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश के प्रमुख शासक तो पहले याद कर लो महापद्म नंद, अंतिम याद कर लो घनानंद। यहाँ पे लिखा नहीं है, जो कि अंतिम शासक है। 10 से जिसे घनानंद कहते हैं, वो अंतिम शासक था। महत्वपूर्ण तथ्य इस बात यह है कि नंद वंश का अत्यधिक धनवान थे, यानी नंद वंश के जितने भी शासक थे वो अत्यधिक धनवान थे। इनके पास विशाल सेना थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। अगला हम अध्याय में घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। चलो घनानंद और महापद्म नंद के बारे में पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो नंद वंश ये बताया था 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। कहाँ पर? मगध साम्राज्य पर। इस वंश का सर्वाधिक और शक्तिशाली संस्थापक महापद्म नंद था, जो जाति से क्या था? शूद्र था। उन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला को उपाधि धारण किए थे। यानी कि ये जो महापद्म नंद था, ये क्या किया था? क्षत्रियों को पूरी तरह से विनाश कर दिया और इस विनाश करके एक उपाधि रखा सर्व क्षत्रांतक। सर्व क्षत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इस वंश की जाति जो थी नाई यानी कि नापती थी, यानी कि नंद वंश में जितने भी शासक थे वो नाई जाति के थे, यानी कि नापित के थे। गाजानंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। अरे घनानंद का घनानंद के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राक्षस। यही राक्षस जो कि विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इस वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो वो तो होगा महापद्म नंद। केंद्रीय प्रशासन पद्धति का जनक या पिता महापद्म नंद को माना जाता है, यानी केंद्रीय शासन पद्धति का जनक, यानी केंद्र में शासन करने वाला, यानी कैसे हम केंद्र को मैनेज करें, कैसे इसको ले चले आगे की तरफ, तो इसका जनक के रूप में महापद्म नंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेन संघ द्वारा की गई थी। यानी कि जब नंद वंश शासन कर रहा था, उस समय मगध में धन दौलत बहुत अपार थी। व्याकरण के आचार्य पाणिनि ने महापद्म नंद के परम मित्र थे, यानी कि जो व्याकरण के आचार्य पाणिनि थे वह महापद्म नंद के क्या थे? परम मित्र थे। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर और कात्यायन जैसे विद्वानों ने जन्म लिया था। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा रखी थी। इस वंश के जितने भी शासक थे वो एक राष्ट्र की विचारधारा रखी थी, यानी एक राष्ट्र का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे आसपास के साम्राज्य है उसको किसी भी तरह से मगध साम्राज्य में मिलाकर और एक साम्राज्य होना चाहिए जिसका नाम था मगध साम्राज्य, और शासन किसका होना चाहिए? नंद वंशों का। इस वंश की राजधानी तो बताई दिया था पाटलिपुत्र। द्वितीय राजधानी पंडु को माना जाता है। महापद्म नंद को भार्गव यानी दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। प्रशासनिक रूप से भी अत्यधिक शक्तिशाली शासक साम्राज्य हो चुका था।
परीक्षा के बिंदु से नंद वंश की जाति नई यानी नापी थी। केंद्रीय प्रशासन पद्धति का जनक महापद नंद को कहा जाता है। प्रधानमंत्री जिसे घनानंद का था, जिसे राक्षस यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता है। राजधानी पाटलिपुत्र बताई दिया। उपाधि सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला एक राट एक छत्र और भार्गव यानी दूसरा परशुराम का होता। सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी, यानी कि विंध्य को पार करके नीचे दक्षिण भागवत तक इन्होंने जीत की पताका लहराई थी। कलिंग जीतकर एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण किया था, यानी एक राट जो एक छत्र की उपाधि कब धारण किया था, जब कलिंग को जीत लिए थे महापद्मनंद ने। कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाए, यानी कि बस जीतकर कुछ ही भाग को मगध में मिलाए थे, बाकी भाग को स्वतंत्र छोड़ दिए थे। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था और इसने कलिंग में नहर निर्माण कार्य किया था, यानी इसके पिता ने जब कलिंग को जीता था तो कुछ भागों का अपना अधीन किया था, लेकिन जब घनानंद आया था घनानंद ने कलिंग में क्या किया था, बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे लालची और धनग्रही शासक किसे माना जाता है, घनानंद को माना जाता है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। यानी जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था मगध साम्राज्य में किस वंश का शासक रहा था, नंद वंश का। उसमें कौन सा शासक था, तो घनानंद था। कलिंग में नहर निर्माण किसने किया था, ये घनानंद ने ही किया था। तो बताई दिया। विश्व विजेता के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशाल सेना देखकर हौसला पस्त हो गया, यानी कि जब विश्व विजेता सिकंदर भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया तो पोरस के राजा को जीतने के बाद वो सोचा कि व्यास नदी पार करके हम घनानंद को क्या करते हैं, परास्त करते हैं। तो उसकी विशाल सेना देखने के बाद सिकंदर की सेना ने क्या हो गए थे, उनका हौसला पस्त हो गया था और वह व्यास नदी पार करने से क्या कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। सिकंदर ने भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई, यानी कि जब सिकंदर भारत से जाने लगा तो मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। अब प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे और पूरे साम्राज्य में अराजकता क्या होगी, फैल गई। और इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था, यानी कि जब इसके जो प्रधानमंत्री था चाणक्य ने क्या किया था, घनानंद को सलाह दिया था, तो सलाह न मानकर चाणक्य को क्या किया था, अपमानित कर दिया था और उसे वहाँ से निकाल दिया था। जिस कारण से चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से क्या किया था, मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दिए और मौर्य वंश की क्या कर दिए थे, स्थापना कर दिए थे। यानी अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। लेकिन मौर्य वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जब मगध साम्राज्य प्रशासन ये जितने भी आर्यक वंश थे, इसके बाद कौन वंश थे, शिशुनाग वंश थे। शिशुनाग वंश में जो नंद वंश आए थे, ये जितने भी तीन वंशों ने शासन किया था, तो उस समय विदेशी आक्रमण क्या भारत पर हुआ था कि नहीं हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब ये तीन राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किए थे, तो उस समय टोटल 2 राजवंशों ने भारत पर क्या किए थे, हमला किए थे। यानी विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला विदेशी आक्रमणकारी फारसी था और द्वितीय आक्रमणकारी क्षेत्र यूनानी लोग थे, यानी कि 2 विदेशी आक्रमण हुआ था, एक फारसी के द्वारा एक यूनानियों के द्वारा। पहले हम पढ़ेंगे फारसी के द्वारा, पहले हमने किसने किया था, फारसियों ने। फारसी जो कि आज के ईरान के क्षेत्र को जो आज का ईरान का क्षेत्र है, उस समय उसे तो भारत पर विदेशी आक्रमण करने और फारसी यूनानी आक्रमण करने, यानी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि भारत पर प्राचीन भारत में जब शासन कर रहे थे मगध पर, तो उस समय विदेशों से भी आक्रमण हुआ था, लेकिन मगध साम्राज्य पर न होकर भारत के पश्चिमी छोर पर हुआ था, क्योंकि जो पश्चिमी छोर था अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था और उस पर अलग अलग शासकों द्वारा शासन किया जाता था। और वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे उनके पास छोटे छोटे सैन्य टुकड़ियाँ थी, लेकिन वही पूर्वी भाग जो कि एक केंद्रीय सत्ता थी, इसके पास विशाल क्षेत्र था और विशाल सेना थी, जिसके कारण से मगध साम्राज्य पर विदेशी आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वही भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला करके उसे जितना बहुत आसान था। इसलिए जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे वे पूर्वी भाग पर हमला न करके पश्चिमी भाग को ही जीतकर अपने साम्राज्य मिलाते थे, फिर इसके बाद इसको छोड़कर फिर आगे चले जाते थे, फिर कोई और विदेशी आता था, फिर इस पश्चिमी भाग को हमला करता था और जीतता था। लेकिन वही आज तक कोई भी विदेशी आक्रमणकारी प्राचीन भारत में कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत के पूर्वी भाग पर हमला नहीं कर पाए थे और नहीं जीत पाए थे। और एक बार कोशिश भी किया था तो सेल्यूकस निकेटर ने किया था, लेकिन वह भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको परास्त करके और उसकी पुत्री से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया और दहेज के रूप में 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त कर लिया था। तो पहले हम आज पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण के रूप में जितने भी 2 आक्रमणकारी थे, एक फारसी एक यूनानी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व, यानी मौर्य वंश की जब स्थापना हुआ था उससे पूर्व ही भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण जिसे फारस आक्रमण कहा जाता है, तब भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, ये अलग बगल के छोटे राज्यों को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक राजनीतिक स्थिरता लाती थी। यानी कि ये क्या कहता है, अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको हराकर अपने साम्राज्य में मिलाकर राजनीतिक स्थिरता स्थापित कर दिया था, यानी यहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी पंजाब में छोटे छोटे राज्यों का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिसके कारण से विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया करते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में जितना आसान था। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारस के हकमानी वंशों के राजा ने किया था। हकमानी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, साइरस द्वितीय, यानी साइरस द्वितीय हकमानी वंश का संस्थापक था। लेकिन ये प्रथम शासक नहीं था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, बल्कि इसके बाद आने वाला जो डेरियस प्रथम था, इसने भारत पर आक्रमण किया था और गंधार और कंबोज नामक 2 क्षेत्र जो कि
16 महाजनपद में से दो विदेशी महाजनपद थे, कौन, गंधार और कम्बोज। उसको जीता था कौन, डेरियस प्रथम ने। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया था, किसने, डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम के बाद फारस का अगला शासक जेरेक्स प्रथम बना। जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय फारस का शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक डेरियस थर्ड था, जिसकी हत्या सिकंदर ने कर दिया था, पराजित किसने किया था, सिकंदर ने पराजित कर दिया था और पूरे हकमनी साम्राज्य का अंत कर दिया था। और इस पर किसका, यूनानी शासक का क्या हो गया था, राज्य स्थापित हो गया था और हकमनी साम्राज्य का क्या हो गया था, अंत हो गया था। हकमनी वंश के संस्थापक पूछा जाए तो कौन था, साइरस प्रथम। अब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था, डेरियस प्रथम था। और अंतिम शासक पूछा जाए हकमनी साम्राज्य का था, डेरियस थर्ड था। इसकी हत्या किसने कर दिया था, सिकंदर ने कर दिया था। और कौन से वंश, यूनानी का मकदूनिया वंश का स्थापना कर दिया था। ठीक है, इस बारे में खत्म हो गया। जैसे कि ये हो गया हमारा भारत, अगर यहाँ से मिलाया जाए तो ये हमारे यहाँ से भारत आता है। तो ये भारत में यहाँ था गंधार और कम्बोज, इस पर हमला, ये जो कि फारस हो गया, ये कौन सा है, ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के जस्ट ऊपर में आता था ये फारस प्रायद्वीप। उस समय फारस प्रायद्वीप यहाँ तुर्क से लेकर ये जो मिस्र है ना, मिस्र के होते हुए क्षेत्र, ये जो किर्गिस्तान था, ये सब क्षेत्र यानी कैस्पियन सागर के आसपास के जो सभी क्षेत्र थे, ये सभी क्षेत्र फारस के अंतर्गत आता था। लेकिन जब मकदूनिया के शासक सिकंदर ने हमला किया था, ये टोटल प्रांत को अपने अधीन कर लिया। तो उस समय जब पढ़ेंगे मकदूनिया वंश के बारे में, तब इसके बारे में पढ़ेंगे फारस पे कब कब्जा किया था और किसको हरा कर। तभी तो बताया था कि डेरियस थर्ड को हरा कर क्या किया था, ये पूरा फारस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पूछा जाए कि हकमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने गंधार और कम्बोज पर हमला किया था, तो वो था साइरस डेरियस प्रथम। कौन था, डेरियस प्रथम था। यानी डेरियस प्रथम ने गंधार और कम्बोज को क्या कर लिया था, विजिट कर लिया था। लेकिन वही इस साइड का भाग को जीत नहीं पाया था, क्योंकि इस पर हमला नहीं किया था, क्योंकि इसको पता था कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, मगध साम्राज्य के शासक थे, जो कि इस पर हमला करना, यानी कि पूरा मगध साम्राज्य के जितने भी क्षेत्र थे सब हमला करेंगे और हमें परास्त कर सकते हैं। इसलिए इस वंश के शासक के सामने कभी भी फारस के साम्राज्यों ने हमला नहीं किया था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, हकमनी वंश की राजधानी कहाँ थी, सुसा, जो कि ईरान में पड़ता था। फारसी राज डेरियस प्रथम ने भारत में कर वृद्धि लिया करता था, यानी कि ये क्या करता था, जब ये गंधार और कम्बोज को जीता था तो वहाँ से कर भी लिया करता था। भारत में सात्रप नामक प्रांतीय शासक की नियुक्ति किए गए थे। फारसी सिक्के जिसकी स्वर्ण मुद्रा थी, जिसे तारिक या रजत मुद्रा सिग्नोई का प्रचलन था। अब अगला हम पढ़ेंगे मकदूनिया यूनानी आक्रमणकारी। तो ईरान पर आक्रमण करने के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों ने किया था। तब फारसी शासक ईरान, जो कि डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया था और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया था। सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर महान के नाम से जाना जाता था। तो यूनान के राजा फिलिप द्वितीय, जो कि सिकंदर पुत्र था किसका, फिलिप द्वितीय का। इसकी माता का नाम सिकंदर का ओलंपिया था, यानी कि यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन था, सिकंदर था। और सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया और इनके पिता का नाम था अरस्तु। ये किसके, सिकंदर के। ये अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी, यानी फिलिप द्वितीय की हत्या किसने किया था, ओलंपिया ने किया था। कैसे, जहर देकर। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन है। जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, इसलिए अलेक्जेंडर मैसेडोनियन कहा जाता था। और मैसेडोनिया का पहला हुआ था 356 BC में हुआ था। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया, जिसे सिकंदर कहते हैं, इसकी पत्नी का नाम रुक्साना या रक्सोना था, जो कि ये फारस की ही एक राजकुमारी थी, जो सहद्रा के पुत्री थी। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुफ कराल या बुफ फेलस या बहु केफला कहा जाता है। गुरु के थे अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो, जिसे अफलातून कहा जाता था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और सुकरात थे, जिन्होंने जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। सुकरात को क्या दिया गया था, जहर का प्याला, और इन्हें मार दिया गया था। भारत में आगमन एवं प्रारंभिक घटनाएं। तो भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला का राजकुमार आम्बिक से हुआ था। और आम्बिक एक डरपोक और कायर शासक था। इसने अधीनता स्वीकार कर लिया था, किसका, सिकंदर का। यानी गंधार की राजधानी तक्षशिला पर शासन करने वाला कौन था, सिकंदर। और शासक कौन था उस समय, आम्बिक। 328 ईस्वी में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। 328 ईस्वी में पहले सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान को जीत लिया था। और अफगानिस्तान के अंदर नहीं आता था गंधार, न गंधार तो पाकिस्तान में आता है, कम्बोज आता है। कम्बोज वाले क्षेत्र को भी जीत लिया था, पूरा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। वहीं पाकिस्तान का गंधार के शासक जो आम्बिक था, उसको भी क्या कि आत्मसमर्पण करने के बाद वो भी क्षेत्र अपने अधीन में कर लिया था सिकंदर ने। लेकिन वही राजा, पंजाब का राजा पोरस, पंजाब का राजा कौन था, पोरस ने, जो कि पोरस या हाइडेस्पिच के युद्ध में वीरता से सिकंदर का सामना किया, लेकिन अंत में अपरास्त हुआ। अपरास्त होने के बाद सिकंदर ने कहा था कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब पोरस ने कहा था कि एक योद्धा के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है तुम वैसे व्यवहार करो। इससे खुश होकर पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उनसे मित्रता बना ली। और सिकंदर की पत्नी जो कि रक्सोना थी, उन्होंने पोरस की कलाई पर राखी बांध दिया। 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को झेलम का युद्ध या विस्तस्ता के युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि झेलम के नदी पर हुआ था, इसलिए झेलम का युद्ध कहा जाता था। झेलम को प्राचीन काल में विस्तस्ता कहा जाता था, इसे विस्तस्ता का युद्ध भी कहा जाता था। और यह झेलम को यूनान में हाइडेस्पिच कहा जाता है, इसलिए इसे हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। भारत में वापसी और मृत्यु किसका, सिकंदर का। तो सिकंदर एक स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में अपनी सेना के साथ भारत में लौट आया था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में
डायरिया होने के कारण सिकंदर के 33 वर्ष की वयावस्था में मृत्यु हो गई थी। यानी कि सिकंदर 325 ईसा पूर्व में तक आया था, लगभग 19 वर्षों तक शासन किया था, 19 माह तक, वर्षों तक नहीं, 19 महीने तक शासन किया था। शासन मतलब वही जीता और साम्राज्य को अपने अधीन किया था। लेकिन 323 ईस्वी में बेबीलोन जो कि इराक में पड़ता है, वहाँ पर डायरिया नामक रोग होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई जब वो 33 वर्ष का था। बेबीलोन में एक झुलता हुआ बगीचा है जो कि 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले अनेक लेखक जैसे कि नियाकस था, आनेसिक्रिटस था, ऑस्ट्रियोबुलस था, ये 3 प्रमुख यूनानी लेखक थे। सिकंदर का भारत में आने का मुख्य वजह क्या था? तो ये यहाँ से कुशल बढ़ई को प्राप्त करना चाहता था। अभी बताया था सिकंदर भारत में कितने महीने तक, 19 महीने तक शासन किया था। भारत में प्रवेश का मार्ग और वापसी का कारण, तो सिकंदर हिंदू कुश पर्वत जिसे खैबर दर्रा पड़ता है, यानी कि हिंदू कुश पर्वत है या हिमालय है, तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम था खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रा से होते हुए पंजाब के प्रांत में प्रवेश किया था, तो पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना का ब्यास नदी पर पार करने से मना कर दिया था, यानी कि झेलम नदी को तो पार कर लिया था, लेकिन हाइफेनिया नदी जिससे हम ब्यास नदी कहते हैं उसको पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी का रौद्र रूप देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया, क्योंकि जब सेना ही सामने नहीं आएगी, आगे से लड़ेगी नहीं तो हम आगे कैसे लड़ सकते हैं। इस चीज़ के कारण से सिकंदर 325 ईस्वी में वापस लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर की सेना 2 मार्गों से आई थी, एक स्थल सेना थी, एक जल सेना थी। स्थल सेना का सेनापति सेल्यूकस निकेटर कहा जाता था और जल सेना के सेनापति को निराकस कहा जाता था। यानी निराकस आया था जल मार्ग से और स्थल मार्ग से कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना लेकर। सिकंदर तथा उसके घोड़े बुकाफेरेल था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की। यानी सिकंदर ने क्या किया था? अपने घोड़े बुकाफेरेल के नाम पर क्या किया था कि झेलम नदी के तट पर एक नगर की स्थापना कर दी। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ पड़ता है? तो इराक में। सिकंदर का पुत्र कौन बना? सिकंदर चतुर्थ था, जो कि पत्नी रुखसाना की पुत्र था। सिकंदर महान क्यों हुआ? तो सिकंदर लड़ाई में खुद सेना के आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल क्या होता था? बढ़ जाता। यानी कि जब सिकंदर की सेना लड़ती थी अन्य शासकों से या अन्य वंशों से, तो उसमें सिकंदर सेना के टुकड़ी में सबसे आगे खड़ा हो जाता था, जिससे सिकंदर की सेना में मनोबल और टाइट हो जाता था, जिसके कारण से वो और वीरता के साथ लड़ते थे। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों का कर लिया था, जीत लिया था, केवल भारत के मगध साम्राज्य को छोड़कर। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग पर जीत लिया था। दुनिया के जितने भी क्षेत्र उसमें से 60% को अपने अधीन कर लिया था। कौन? सिकंदर। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी तुर्की को, सीरिया को, मिस्र को, इराक को, ईरान को, सिंध क्षेत्र जिसे गंधार और कम्बोज को भी क्या कर लिया था? जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना किसने दिखाया था? अरस्तु ने ही दिखाया था कि तुम विश्व विजेता बन सकते हो। अब आ जाओ मकदूनिया यूनानी आक्रमण में तो सब पढ़े लिया, सिकंदर के बारे में पढ़े, अरस्तु के बारे में पढ़े, प्लेटो के बारे में पढ़ लिया, यानी इसके बारे में सब पढ़ लिया। आगे बढ़ो। अब आ जाओ हम मौर्य वंश, यानी दोनों पढ़ लिया। कौन सा? एक हकमनी साम्राज्य जो कि ईरान के आसपास के क्षेत्र का था, दूसरा का मकदूनिया जो कि यूनान के शासक थे। यूनान में अगर पूछा जाए तो मकदूनिया शासक का संस्थापक हम प्लिस द्वितीय को मानते हैं। इसका पुत्र हुआ कौन? सिकंदर, क्योंकि सिकंदर महान था। इसके माता का नाम ओलंपिया था। ओलंपिया ने क्या किया था कि अपने पति फिलिप द्वितीय को जहर देकर मार दिया था। वहीं सिकंदर का जो पत्नी थी उसका नाम था रक्सोना थी, जो कि शहदाद यानी कि ईरान के शासक था, फारस के शासक था। उससे शादी किसने? सिकंदर ने किया था। और रक्सोना ने पोरस के राजा थे यानी पोरू थे, उसके हाथों पर क्या बना था? कलाई पर राखी बांध कर भाई बहन के रिश्ता को अपनाया था। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश जो कि किस वंश के बाद ये उदय हुआ था? तो जो नंद वंश था, नंद का सबसे क्रूर शासक घनानंद था, जिसके साम्राज्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई थी, जिसकी फायदा उठाकर चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया था? घनानंद के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके कारण से घनानंद पूरी तरह से पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद एक नए वंश का उदय हुआ जिसका नाम था मौर्य वंश। तो पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश प्राचीन भारत का प्रथम साम्राज्यवादी वंश था, यानी साम्राज्य को बढ़ाया था। यानी ऐतिहासिक राजवंश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? हर्यक वंश। और साम्राज्यवादी वंश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश, जिसने लगभग 137 वर्षों तक इस पर शासन किया था। कहाँ पर? मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कई स्रोतों से होती है। उस स्रोतों में सबसे पहला साक्ष्य हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा है? पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा साहित्यिक स्रोत। यानी इन स्रोतों के माध्यम से हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर पुरातात्विक स्रोत में पूछा जाए कि वो कौन कौन सा स्रोत हैं जिसकी सहायता से हम प्राचीन भारतीय इतिहास मौर्य वंश के बारे में विवरण देते हैं, तो हो गया पहला गुजरात में जो स्थित है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा गढ़वाया गया था, उससे भी मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पहला हो गया जूनागढ़ का
अभिलेख, दूसरा का हो गया शाहगौर अभिलेख जो कि प्रयागराज में स्थित है। दूसरा का अशोक के जितने भी अभिलेख है उससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। जितने भी मौर्य वंश के समय भवन थे, स्तूप थे, गुफा थे, इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मुद्रा के रूप में आहत या पंचमार्क जैसे सिक्के का प्रयोग होता था और उस समय के अमृतभांड भी एक स्पेशल है जो कि काले पॉलिश किए होते थे, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों का विवरण, जिससे कि मतलब यहाँ पर आके विदेशी व्यक्ति जो कि ठहरे थे और भारत के बारे में वर्णन किए थे, उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मेगास्थनीज ने आया था और यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जस्टिन और एरियन नामक भी लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में यानी मौर्य वंश के बारे में वर्णन किया था, इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वही साहित्यिक स्रोत में आ जाए तो पुराण थे, पुराण से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र मिलती है, अर्थशास्त्र शासक लेखक कौन थे, तो वही कौटिल्य जो कि मगध वंश का प्रधानमंत्री थे, जो कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। राजतंत्र जो कि कलहन द्वारा लिखा गया है, इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मुद्राक्षर जिसे विशाख दत्त ने लिखा था, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ में कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, कल्पसूत्र, ये इनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आ जाए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक किस पर मगध साम्राज्य पर शासन किया था। 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक शासन किया था वो मौर्य वंश थे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और इस वंश की स्थापना करने का श्रेय पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस सबसे शक्तिशाली शासक नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके इस वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और राक्षस के भी नाम से जाना जाता है, जो घनानंद इसको संबोधित करता था। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाए रखा था, जो कि कब से चल रहा है, तो कालाशोक के समय से चला रहा है। कालाशोक ने वैशाली से जब पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था, उस समय से लेकर अभी तक राजधानी पाटलिपुत्र ही है। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य इस गद्दी पर बैठे थे, मगध साम्राज्य की गद्दी पे। इनकी माता का नाम मूरा था और मूरा को संस्कृत में मौर्य कहा जाता है, इसलिए इस वंश का नाम पड़ गया मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा तक्षशिला में जो लिया था, जो कि प्राचीन भारत की पहली विश्वविद्यालय थी, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, जिसका आचार्य चाणक्य थे यानी कौटिल्य भी थे। वहीं पर उन्होंने क्या ली थी, अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र किसे माना जाता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी नीम जाति शब्द का प्रयोग किया है। विशाख दत्त की पुस्तक जो कि मुद्राक्षस है में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय के बारे में भी चर्चा किया गया है, और उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ब्रिसल यानी नीम जाति के थे। विशाख दत्त के अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया था और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर दिया था। यानी कि विशाख दत्त के अनुसार कहा गया है कि जो चाणक्य है कि चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, घनानंद को पराजित किया था और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से शादी कर लिया था। इसके बाद आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इधर बंगाल, इधर कर्नाटक और ऊपरी कश्मीर और इधर फारस तक, फारस यहाँ तक आता है, यहीं तक ना पूरा ये फारस आता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक या मैसूर तक, वहीं पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान यानी फारस तक फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक और तथा उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, एग्जाम टिप में, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य यानी कौटिल्य इनके प्रधानमंत्री या गुरु थे। मौर्य वंश, तो जब चंद्रगुप्त मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकट, जो कि उस समय में बताया था, जितने भी मतलब जो मकदूनिया के शासक आक्रमणी के शासक थे, ये केवल भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हमला किए थे। वहीं सेल्यूकस निकट ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध साम्राज्य पर हमला कर दिया, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की पूरी तरह से पराजित हुआ और इसने अपनी पुत्री का विवाह किसे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। पुत्री का नाम हेलेना या कार्नेलिया था। तो यही बताया गया कि 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में हमला कर दिया था और इसमें क्या हुआ था, पराजित हो गया था। सेल्यूकस निकेटर और अपनी बेटी का विवाह यानी कार्नेलिया का विवाह किसे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और दहेज के रूप में चार प्रांत एरिया, आराकुशिया, जडरेसिया और पेरिपेमिसडाई नामक 4 क्षेत्रों को क्या कर दिया था, दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। जो आज के रूप में एरिया को हम हैरात के रूप में जानते हैं, आराकुशिया को कंधार के रूप में जानते हैं जो अफगानिस्तान में स्थित है, जडरेसिया जिसे बलूचिस्तान के रूप में जानते हैं, और पेरिपेमिसडाई को काबुल के रूप में जानते हैं। इस बात का उल्लेख एपियान्स नामक एक यूनानी लेखक के पुस्तक में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया था, 500 हाथी उपहार में दे दिया था, के लिए 500 हाथी। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्रथम महान सम्राट किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और लगभग 6 वर्षों तक मौर्य वंश मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का अधीन रहा। मेगास्थनीज के पूर्वज इंडिका, जो कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है,
तो इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज कितने भागों में थे? 7 भाग। वो 7 भाग कौन से थे? एक दार्शनिक, दार्शनिक के साथ अहिर, अहिर सैनिक, यानी दार्शनिक, दार्शनिक, अहिर अगला अगला, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर और सभासद, यानी ये 7 भागों में समाज बटा हुआ था। दहेज में प्राप्त प्रदेश तो बताया दिया, एरिया, अराकोसिया, जेरोसिया और पेरीमेसाइड। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं। तो इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों के थे, जितने भी ये थे, मतलब ये 7 भागों में विभाजित किया गया था ना, दार्शनिक, किसान आदि, सभापति जितने भी थे, इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा जाता किसकी थी? तो किसानों की संख्या ज्यादा थी तथा भारतीयों को लिखने की रुचि नहीं थी, ये भी बताया गया था। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलता है। महास्थान अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल क्षेत्र में भी हमला किया था, अभियान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण विजय के बारे में जानकारी हमें तमिल ग्रंथ से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है? तमिल ग्रंथ। तमिल ग्रंथ कौन कौन से था? तो अहनानुर और पुरनानुर और अशोक के अभिलेख से भी मिलता है कि अशोक ने दक्षिण विजय के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय किया था। गोरखपुर में स्थित सहगौर ताम्रलेख अभिलेख, जो गोरखपुर में स्थित है सहगौरा ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्य की भी चर्चा किया गया। यानी कि गोरखपुर में स्थित सहगौर ताम्र अभिलेख में वर्णन किया गया है कि अकाल के समय में, अकाल जब आया था उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्य की भी चर्चा उसमें किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाए थे? जैन धर्म अपनाए थे। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में चले गए। यानी भद्रबाहु ने इनको दीक्षा दिया था किसे? जैन धर्म के बारे में। और भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक के श्रवण बेलगोला लेकर चले गए थे और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना, यानी कि भूखे प्यासे क्या किए थे? विधि द्वारा अपना प्राण क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है, उस जो कि गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन जी बनाया था। यानी जो रुद्रदामन के जूनागढ़ में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। उन्होंने क्या किया था कि सरकारी खर्चे से गुजरात में क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया, झील का निर्माण किया था, जिस झील का नाम था सुदर्शन झील। वहीं कलिंग में पूछा जाए कि नहरों का निर्माण किसने करवाया था? घना नंद ने करवाया था। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख से भी यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी विस्तार भी किया था। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है। यानी कि अगर और अधिक बारे मौर्य वंश के बारे में जानना है तो चाणक्य नामक पुस्तक, जो कि किसके? कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, इससे पढ़ने के बाद हमें मौर्य वंश की और अधिक जानकारी मिलती है, जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक था, ना कि वार्षिक पुस्तक था। राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक था। इस पुस्तक के 15 अधिकरण थे। कितने अधिकरण? 15 अधिकरण है। इस पुस्तक में राजा के राज तत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सप्तांग सिद्धांत कौन सा है? तो जो शीर्ष यानी कि स्वामी, अमात्य भी रखना चाहिए, क्षेत्र और जनसंख्या होना चाहिए, किला होना चाहिए, धन होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सहयोगी। अगर ये सभी है एक राजा के अंदर तो वह क्या है? एक प्रतापी शासक है, यानी कि मजबूत शासक है। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य या कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय का थे, आचार्य भी थे। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कहाँ से? महावंश टीका से। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को क्या कहता है? भारत का मैकियावेली। इनके पिता का नाम गुणी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती किसने किया था? घनानंद किया था। इस प्रतिशोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्लूटार्क शब्द का प्रयोग किया। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोटस का प्रयोग किया है। विलियम जोस ने इसके लिए सेंट्रोकोटस का प्रयोग किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को क्या किया था? राउंड डाला था। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार। तो बिंदुसार का शासनकाल 298 बीसी से लेकर 269 बीसी। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके राज्य का संचालक चाणक्य करते थे, यानी चाणक्य अभी जिंदा थे। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। किसके? बिंदुसार के पिता का नाम। और माता का नाम दुर्धरा थी। पत्नी के नाम चारुमित्रा और सुदांगरी थी। इसके पिता का पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तीसर था। क्या था? इस बिंदुसार के पुत्र जो कि सुसीम था, अशोक था, अतिशय थे। ये 3 पुत्र थे, लेकिन सबसे इसमें प्रतापी पूछा जाए तो अशोक था। इसके दरबार में सीरिया का नरेश एंटियोकोटस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना? डायमेकस। एस्ट्रोबा के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगा था। 3 चीज मांगा था। एस्ट्रोबा के अनुसार कहा गया है कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से 3 चीज मांगा था। एक अंजीर, दूसरा मीठा शराब, तीसरा दार्शनिक। लेकिन सीरिया के नरेश ने
एंटियोकस प्रथम ने अंजीर और मीठी शराब तो दे दी, किंतु दार्शनिक नहीं दिया, क्योंकि उसका कहना था कि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने अपना एक राजदूत डायनोसियस को भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था और उस समय तक्षशिला का राजकुमार कौन था? बिंदुसार का 12 बेटा सुसीम था, जो कि इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसको क्या किया था? इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा था। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। कौन सा संप्रदाय? आजीवक, जिसके संस्थापक मकली पुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। वायु पुराणों में इसे भद्रसाल भी कहा गया है। जैन धर्म में इसे सिंहसेन भी कहा गया है। यह अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। भारतीय इतिहास में इसका पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा दी गई है। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र या पुत्र का पिता के रूप में उपमा दी गई है, यानी इसकी कोई पहचान नहीं है। या तो ये पिता के पुत्र के रूप में या पुत्र के पिता के रूप में जाना जाता है। बिंदुसार 298 से लेकर 269 से बताई दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चाणक्य के द्वारा राज्य संचालन किया गया था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसका संस्थापक आजीवक मगली गोसाल है। अमित्रघात या शत्रु विनाशक इसका अर्थ होता है। बिंदुसार का वायु पुराण में भद्रसाल और जैन धर्म में सिंहसेन से संबोधित किया गया है। विदेशी संबंध तो यही बता दिया। सीरिया का नगर जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, इससे भी इसका संबंध अच्छा था। इसके बाद मिस्र के राजा फिलाडेल्फस से भी इसका अच्छा संबंध था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए पहले सुसीम गया था, असफल रहा। इसके बाद कौन गया? अशोक। अशोक ने इसको क्या किया था? पूरी तरह से दबा दिया था। पढ़िए दिया, यही पढ़ दिया। यहाँ पर शोक आना चाहिए। ये कौन सा आ गया है? यहाँ बौद्ध धर्म का ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्य का 8वें वर्ष धर्म यात्रा प्रारंभ कर दिया था। यात्रा क्रम इस प्रकार था: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। चलो बिंदुसार के यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कौन सा? मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम मौर्य वंश के अगले शासक, मौर्य वंश में कौन कौन से शासक के बारे में पढ़ लिए? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के अंतर्गत हम पहला पढ़ लिए चंद्रगुप्त मौर्य, और अगला शासक पढ़ लिए थे हम बिंदुसार, और अगला शासक हमारा है अशोक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अशोक के बाद पढ़ने के बाद यहाँ की व्यवस्था पढ़ेंगे। व्यवस्था के बाद फिर पढ़ेंगे हम शुंग वंश, जैसे पुष्यभूति और कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मगध साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो अगले पार्ट 2 में हम शेष भाग को पढ़ेंगे और इस मगध साम्राज्य के बारे में अंत करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।